ऑफ करें ना। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल ज़ूलॉजी वालों हमने जो एंड किया था ना, वो डी ब्लॉक इन्वॉल्वमेंट जो है वहां से स्टार्ट करना है। आज इससे पहले हो गया था, तो मॉर्निंग वाले भी सुन लें। आज क्लासेस ज़्यादा है तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। तो जिन्होंने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, वो दोबारा इसको देख लें। ठीक हो गया? ओके सर। मेरी स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों के साथ? अभी नहीं हुई सर। एक्सक्यूज मी सर। अभी नहीं हुई जी सर। एक्सक्यूज मी सर। सर कुछ स्टूडेंट जी को एंटर कर दें क्लास। बेटा, मैं तो जो भी आ रहा है एंटर कर रहा हूँ। जी जी अब सर क्यों हो रही है? फिर भी कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं वो एंटर नहीं हो पा रहे, पता नहीं क्यों। बेटा मुझे नहीं पता क्यों नहीं एंटर हो रहे। मैं तो जो जिसकी भी रिक्वेस्ट आ रही है एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों से कल भी ये बात कही थी कि आप लोग जो है ना अपने यूनिवर्सिटी के आईडी जो है ना उससे क्लास ज्वाइन किया करें। जो आपको मिले हैं ना BSF 20,000 जो भी @ue.edu.pk, उससे क्लास ज्वाइन किया करें। उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है? ओके सर। नहीं, गूगल मीट में 100 तो नहीं होते, 100 से ऊपर जाते हैं। सर कुछ स्टूडेंट्स के पास आ रहा है कि उनकी क्लासरूम की कैपेसिटी फुल हो गई है, इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। नहीं, 100 तो नहीं होते, 100 से अबव होते हैं स्टूडेंट इसमें मीट के अंदर जो है। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। हिब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ब्लॉक ऑर्बिटल। पहले हमने जो कल डिस्कस किया है वो हमने किया था कौन सा, जिसके SP2 और SP3 हमने ये किया था। आज हमने देखना है कि वो ज्योमेट्री, वो हिब्रिडाइजेशन की टाइप जिसके अंदर आपका डी ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व होगा। अब इसमें आ जाता है, आपको पता है कि डी के आपके पास जो है ना 5 लूप्स होते हैं। क्लियर हो गया? डी के कितने लूप होते हैं? 5 लूप होंगे। और वो कौन सा लूप जो है वो इसमें आपका इन्वॉल्व होगा? आपको पता है कि डी जो है वो आपके पास, बेटा एक मिनट, ऑफिस से कॉल आई, मैं जरा वो अटेंड कर लूँ। जी बेटा, तो इसमें हमने ये देखना है कि आपका जो डी है, डी आपको पता है कि आपके पास XY, अब मैं इसके साथ आगे एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ये साथ लिखूं कि DXY DYZ है या डी आपका ZX है, और इसके अलावा आपको पता है कि डी आपका जो है
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है और साथ में आपका डी जी स्क्वायर होता है। ये जो तीन है ना, ये तीन आपके ऑर्बिटल डी के जो हैं ये आपके होते हैं पेंटागोनल ज्योमेट्री जो है उसके अंदर। ये हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी, हमने यहाँ पे जो डिस्कस करने हैं वो ये वाले हैं कि ये दो जो आपके पास हैं, एक आपका ये वाला है और एक ये है, ये किस किस ज्योमेट्री के अंदर आपका इन्वॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा या फिर जी स्क्वायर होगा। क्लियर हो गया? ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आपके जो ज्योमेट्री है, ये आपको पता है कि आपका जो है एक्सिस जो है ये आपका यहाँ पे ये वाला एक्सिस होते हैं, ये आपका वाई होता है, ऐसे ही है, ये वाई है, ये आपका एक्स है और ये आपका जी है। अगर आप ज्योमेट्री देखें ना स्केप प्लेनर, ये अगर मैं स्केप प्लेनर ज्योमेट्री ड्रा कर रहा हूं तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है ये आपका कौन सा हो गया, वाई का, ये एक्स का, यहाँ पे जी कंपोनेंट है हमारा ये स्क्वायर के अंदर जी क्लास। नो सर। यहाँ पे जी का कंपोनेंट आपका नहीं है, मतलब कि जो स्केप प्लेनर ज्योमेट्री है इसके अंदर आपका जो डी का कंपोनेंट होगा ना वो आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा। अब इसी तरह अगर आप ट्राइगोनल पैरामिडल ज्योमेट्री देखें तो ये उसकी ज्योमेट्री, ये शेप होती है, एक आपका कंपोनेंट ये है और एक ये है अलोंग जी एक्सिस, ये आपका जी एक्सिस पे है, ये आपकी है ट्राइगोनल और ये आपका जो है एक कंपोनेंट है जी एक्सिस पे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस वाली ज्योमेट्री के अंदर ट्राइगोनल पैरामिडल के अंदर, बाय पैरामिडल के अंदर आपका क्या होगा, जी स्क्वायर का कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाएगा। अब अगर ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आऊं, इसको उठा के मैं इस वाले कंपोनेंट को उठा के यहाँ पे ले आऊं, तो अब ये जो ज्योमेट्री है आपके पास कौन सी होगी, ये वाली जो ज्योमेट्री है ये जो आपके पास आ गई ये कौन सी होगी है, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी आपके पास। अब इसके अंदर आपका एक तो ये जी वाला कंपोनेंट आ गया है और दूसरा इसके अंदर ये वाला कंपोनेंट ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपकी होगी उसके अंदर आपका जी स्क्वायर का कंपोनेंट भी है और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का भी कंपोनेंट इन्वॉल्व हो गया। बात समझ आ गई क्लास? यस सर। कि जो आपकी ज्योमेट्री है, जो आपकी ज्योमेट्री स्केल प्लेनर है, स्केल प्लेनर जो ज्योमेट्री है आपकी उसमें आपका, मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा, बाकी तो होने ही होने हैं ना। ये हमने कहा कि DSP2 इसके अंदर एक आपका S है, दो P के हैं और हमने देखना है कि D ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट, तो D यहाँ पे आपका जो इन्वॉल्व होगा वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? तो ये इसकी एग्जांपल है, ये इसके प्लेनर ज्योमेट्री आपकी आ गई। इसमें आपका कौन सा कंपोनेंट हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें एक और बात यहाँ पे बताई गई है, ये वाली जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये इसमें होता क्या है।
अब पीछे हमने पढ़ा था कि उसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन एक रह जाता है जब आपका हिब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है एस और पी के अंदर, और फिर उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा फिर आपके पास आता है, क्योंकि वो हमने हाफ फील्ड के हिसाब से डिस्कशन की थी, sp sp2 और sp3। लेकिन जहां पे बेटा आपका d जो है वो इन्वॉल्व होगा तो उसमें क्या है कि ये आपका d है, ये आपका s है, ये आपके p के ऑर्बिटल है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 यहाँ, ये आपका जो ये d है, ये आपका s है और ये आपका p है। ये जो आपका है ना s और p, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये जो d है इसमें आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं बिफोर हिब्रिडाइजेशन क्या करेंगे कि अगर सपोज यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो dsp2 हिब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एक d इन्वॉल्व हो रहा है, तो क्या होगा कि ये जो d है यहाँ से फौरन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चला जाएगा और ये जो आपका d है ये फिर खाली हो जाएगा। ये खाली हुआ तो उसके बाद एक d, ये इसके अकॉर्डिंग आप देखें, एक d, एक s और दो p ये आपस में मिलेंगे तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, dsp2 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल आपके पास आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे आपका d इन्वॉल्व होगा वहां पे हिब्रिडाइजेशन से पहले d का वेकेंट होना जरूरी है। क्लियर? और फिर उसके बाद जो आपके पास हिब्रिडाइज ऑर्बिटल आएंगे उनका वेकेंट भी होना जरूरी है। अब देख लें कि यहाँ पे आपके पास ये सारे जो आपके पास ऑर्बिटल आए हैं, ये वाला, ये 4 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल आपके पास आ गए, ये सारे एम्प्टी हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ पे आपका जो है ना वो लाइक साइनाइड आयन जो है वो आ जाता है। ये आपकी ये मेटल का केस है, मेटल में ये हिब्रिडाइजेशन होगी, सेंट्रल मेटल एटम वो आपका यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल है, उसके अंदर हिब्रिडाइजेशन हो रही है। अब ये जो लिगेंड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब कि इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें रख देगा, इसमें रख देगा, इसमें रखेगा और इसमें रखेगा। मतलब कि यहाँ पे 4 सायानाइड लिगेंड जो हैं वो मेटल के साथ अटैच होंगे। इनके ऊपर आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल के अंदर जो है जो हिब्रिडाइज dsp2 है उसमें दो इलेक्ट्रॉन जो है वो रख देगा। क्लियर हो गया? तो ये बॉन्डिंग बन जाएगी। ये जो साइनाइड है इसे हम कहते हैं ये लिगेंड के तौर पे बिहेव करता है। लिगेंड क्या होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, या जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह वो यहाँ पे प्लेस करेगा, यानी कि वो भी ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे इसके पास नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? अब इसमें देखें कि यहाँ पे आपके पास क्या हुआ कि यहाँ पे एक पेयरिंग है, बाकी ये एक एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने कल आपको बताया कि ये जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन है उसकी मूवमेंट होती है प्लस हाफ की और दूसरे की नेगेटिव हाफ की है। अब यहाँ पे तो है ही एक एक ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों प्लस हाफ के साथ हैं, प्लस हाफ के साथ दोनों हैं। तो इन दोनों की जब मूवमेंट होगी अपने एक्सिस के गिर्द, ये जो मूवमेंट है अपने एक्सिस के गिर्द, तो इससे फिर क्या होगा, ये बिहेव करेगा एज अ मैग्नेट। जैसे मकनातीस नहीं होता, वो अट्रैक्ट करता है चीजों को, इसी तरह फिर ये क्या करेगा, एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा और ये अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मतलब कि इसका जो बिहेवियर होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पैरामैग्नेटिक होगा, ये फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर यहाँ पे भी आपके पास दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, एक इधर और एक इधर, तो क्या होगा कि ये जो आपके पास चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, दोनों ऑर्बिटल फील्ड हो गया, एक तो ऑलरेडी फील्ड हुआ है, ये भी फील्ड हो गए, तो ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि
जो एक का इफेक्ट है प्लस हाफ का ये वाला, दूसरे का नेगेटिव हाफ का जो इफेक्ट होगा, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, मतलब रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब ये भी बिहेव करेगा एज अ डायामैग्नेटिक। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया जी? तो क्लास आपने बात पूछी है तो बताएं। अब देख लें कि ये आपका निकल है ना, तो निकल के अंदर आपके पास यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर। बिफोर हिब्रिडाइजेशन, यानी कि ये हिब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होने से पहले ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। अब देख लें कि यहाँ पे 5 थे ना, तो ये कितने रह गए, 4। एक ये जो आपका डी, एक ये s और दो जो है p के मिले और ये dsp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपके पास आ गए। अब यहाँ पे तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे सारे फील्ड हैं, सिंगल कोई भी नहीं है, हाफ फील्ड कोई भी ऑर्बिटल नहीं है। और यहाँ पे फिर क्या होगा कि ये आपके पास चारों जो थे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, चारों क्या थे, एम्प्टी हैं। तो 4 साइनाइड आयन जो है वो इसके ऊपर आके अटैक करते हैं और अपने दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रख देते हैं। 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4 साइनाइड ग्रुप, यहाँ पे फिर बॉन्डिंग बनेगी आपकी और ये इसी तरह रह जाएगा। क्लियर होगी बात, समझ आ गई? यस सर। आगे हम बात करते हैं sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन की। इसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, ये मैंने आपको डिस्कस बता दिया कि यहाँ पे ये चूंकि आपका ये वाला ऑर्बिटल एक इन्वॉल्व है d का और ये z की तरफ होता है, z कंपोनेंट की तरफ होता है, तो इसलिए फिर यहाँ पे आपका जो है वो z स्क्वायर कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा। पिछली स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो हमने डिस्कस की उसके अंदर हमने कहा कि आपका जो है वो कौन सा कंपोनेंट था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला था, और यहाँ पे आपका जो है z वाला कंपोनेंट आ गया, तो ये z स्क्वायर वाला इन्वॉल्व होगा। एग्जाम्पल उसकी ये उसने दी हुई है PCl5 की। आपको पता है कि PCl5 में जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। क्लियर है? अब मैं बता देता हूँ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आपकी कैसे है। ये आपका जो है वो ट्राइगोनल है, ये आपका एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ है, कोई भी यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है। तो ये आपका एक यहाँ पे ये पैरामिडल बन गया, ये वाला, ये एक पैरामिडल ऊपर आ गया। इसी तरह एक पैरामिडल आपका ये नीचे की तरफ आएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनल ये वाला हो गया, एक पैरामिडल ये, एक पैरामिडल ये, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये ज्योमेट्री होती है आपकी। नेक्स्ट आपके पास ये उसने एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास ये एक आपका ऐसा, हमें पता है ना कि इसके अंदर आपका एक ऐसा है, 2 3 पी के मिले और एक जी का कंपोनेंट मिल रहा है, तो ये आपके पास जो आ जाएगा ना sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन जो है वो आएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की, जिसमें जी का एक कंपोनेंट, ये जी का एक कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहा है along z एक्सिस। अब हम बात करते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की। तो इसमें आपको पता है कि मैंने पहले आपसे डिस्कस कर लिया कि ये आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर में आपको पता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, और ये आपका जी है, तो यहाँ पे आपका जी स्क्वायर हो गया। मतलब कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर आपके ये दोनों कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, जी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई जी? अब ये आप देख लें कि यहाँ पे ये आपका S है, ये 3 P के और ये 2 D के इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये चीज आपके पास आ गई। यही ज्योमेट्री मैंने आपको ड्रा करके दिखाई थी जी। ये एग्जांपल उसकी दी हुई है, ये उसी तरह एक्सप्लेन किया गया जो मैंने आपको पहले अभी डायग्राम बना के दिखाई है। अब हम समरी की तरफ जाते हैं कि ये अगर हम देखें ना, ये जो डायग्राम लिखी है ये सत्या प्रकाश की बुक से ली हुई है। तो ये अगर आपके पास एक S है, यानी कि जो करेक्टर है आपके पास ऑर्बिटल वो S है, उसके अंदर अगर हम एक P इन्वॉल्व कर दें, P को ऐड कर दें, तो हमारे पास जो है ना वो लीनियर ज्योमेट्री है। आपको पता है कि लीनियर के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन है, एक और उसके अंदर P आप ऐड करें तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आपके पास आ गई।
अब ट्राइगोनल प्लेनर sp2 के अंदर एक d को हम इन्वॉल्व करें तो आपके पास x स्क्वायर वाई स्क्वायर और sp ज्योमेट्री आ गई, sp2 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ गई। अगर sp2 के अंदर एक p को हम और ऐड करें तो sp3 CH4 की जो एग्जांपल है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपके पास आ गई। इसके अंदर हम एक्स वाई वाई जी जी एक्स का कंपोनेंट इन्वॉल्व करें प्लस करें sp3 के अंदर तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आपके पास आ जाएगी। ये हमने डिस्कस नहीं की। दूसरी साइड पे अगर हम इसमें जी स्क्वायर का कंपोनेंट इन्वॉल्व करते हैं या ऐड करते हैं तो ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री। एक और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कंपोनेंट इसमें ऐड करें तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपके पास आ गई। और अगर sp3 के अंदर हम एक d का कंपोनेंट जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड करें तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आपके पास आ जाएगी। ये क्लियर हो गया कि किस तरह, ये पीछे हमने सारी एग्जांपल देखी हैं कि इसके अंदर ये कंपोनेंट करेंगे, ये करेंगे तो ये ज्योमेट्री आपके पास आ जाएगी। ये सारे हमने पीछे एग्जांपल्स देख ली हैं। क्लियर हो गया। तो ये समरी थी आपकी हिब्रिडाइजेशन की कि किस तरह आप उसके अंदर ऐड करते जाते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल, तो ज्योमेट्री के ऊपर क्या क्या फैक्टर होता है। ये अब उसके बाद फर्दर एग्जांपल दी हुई हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन आउटर शेल कितने होंगे, हिब्रिडाइजेशन क्या होगी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, उसके अंदर एंगल क्या है, और एग्जांपल। पेपर में क्वेश्चन आपका अक्सर ये है कि लाइक अगर मैं ये मॉलिक्यूल एक उठा के दूं कि इसके अंदर मुझे बता दें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आउटर शेल के अंदर कितने हैं, हिब्रिडाइजेशन कौन सी है इसके अंदर और ज्योमेट्री कौन सी है, देन इसका एंगल बता दें। तो ये देख लें कि अगर मैंने 1 2 3 4 नंबर के ये एक एक पॉइंट पूछा है, यानी कि 4 पॉइंट मैंने पूछे हैं, तो ये 2 नंबर का भी हो सकता है। ठीक हो गया। अगर आपका ये मैं 3 बातें इसमें पूछता हूँ तो 2 नंबर के मैं सीधा, अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर तो 2 नंबर का एक हो जाएगा, यानी कि एक ही क्वेश्चन जो है वो उसमें 6 नंबर आपके हो जाएंगे, 6 जो है। क्लियर हो गया। ये अब है लिमिटेशन ऑफ हिब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। जी बेटा जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल में एंगल नहीं, ये मैंने डिस्कस ही नहीं किया आप लोगों के साथ। यस सर। सर एक क्वेश्चन। जी सर डी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए एनर्जी कैसे आएगी? डी के ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए एनर्जी कैसे आएगी या कहाँ से प्रोवाइड की जाएगी? बेटा जी जब हिब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है तो जब ए और बी दो एटम है ना, ए और बी, जब ये आपस में एक दूसरे के पास आते हैं ना बॉन्ड बनाने के लिए, तो उनकी जो रिपल्शन वाली जो एनर्जी होती है उसी से हिब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। क्लियर? आगे यस सर क्लियर। ओके। ऑल दो प्रमोशन, ये लिमिटेशन आप हिब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के हम देखते हैं। Although promotion and hybridization are necessary for formation of hybrid orbital, a promotion of electron need not necessarily lead to the formation of hybrid orbital in multiple bonding. The driving force for hybridization is the energy released due to bond formation involving hybrid orbital. Methane is tetrahedral because the energy of the molecule in this configuration is the lowest. ये बात मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं ना वो मिनिमाइज एनर्जी वाले होते हैं, यानी कि स्टेबल फॉर्म के अंदर आते हैं। A set of hybrid orbital need not be equivalent. अच्छा ये बात जरा थोड़ी सी है कि ये मैं बाकी क्लासेस को तो पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये जो ज़ूलॉजी वालों ने नहीं पढ़ा था तो ये बात लिखी हुई है कि सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल नीड नॉट बी इक्विवेलेंट। हमने तो कहा कि जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने कहा था कि इस सेम एनर्जी और शेप के इक्विवेलेंट ऑर्बिटल हमारे पास आ जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ हिब्रिडाइजेशन, लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि अ सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल नीड नॉट बी इक्विवेलेंट। उसकी रीजन ये है कि हमने जो पढ़ा ना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री पढ़ी तो उसके अंदर आपका जी कंपोनेंट था। जी जो है वो उसका एक्सिस और है, एक्स वाई के अंदर नहीं है, इस वजह से उसकी एनर्जी और होगी।
तो वो यहाँ पे फिर लिखा कि इसकी एनर्जी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की वो इक्विवेलेंट नहीं होगी। क्लियर हो गया। यही एग्जांपल आपके पास दी हुई है PCl5 की और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर। देन अब आपका टॉपिक आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। ये हम अभी स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ तक किसी ने कोई बात पूछनी है तो बताएं। हिब्रिडाइजेशन तक कोई बात आप लोगों ने पूछनी है तो बताएं, कोई डिस्कशन करनी है तो बोलें। सर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। चलो जिनकी नहीं ज्वाइन हो रही वो उसको छोड़ें, जिनकी हो चुकी है वो क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन बोल रहे हैं आपका कोई? नहीं है सर। बेटा जिनकी नहीं ना हो रही, ये लेक्चर मैं अभी जो डिलीवर करके मैं अपलोड कर दूंगा तो वो इसको सुन लें दोबारा। यही हो सकता, मैं क्या करूं। ये इसकी 100 की कैपेसिटी होती है सर। आई थिंक 100 की ही होती है। चलो अब क्या कर सकते हैं हम। वैसे मुझे तो ये पता चला था कि ये 250 तक होती है। सर एक दफा जूम पे लेके देख लें। नहीं जूम पे नहीं, Zoom पर हमें जो ऑफिशियली जो चीज दी गई है ना या इंस्ट्रक्शन है वो गूगल मीट की है। और इतना मुझे पता है कि इसकी जो है ना वो 250 की कैपेसिटी है गूगल मीट की। सर स्टूडेंट्स के पास सिर्फ 100 की आ रही है, वहाँ पे नीचे आ रहा है कि 100 से ज्यादा इस रूम में नहीं जा सकते। चलो इसको फिर मैं देख लेता हूँ कि ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, लेकिन फिलहाल तो चले अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं आगे फिर। अच्छा जी, कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। आपको याद है कि मैंने आप लोगों को ना वो आपसे डिस्कस किया था जो है ना फ्रैक्शनल बॉन्ड, जहाँ पे मैंने आपको ये बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा करा के ये एक्सप्लेन किया था कि इसके अंदर ये जो होता है ना ये आपका हम इस तरह अल्टरनेट जो है ना वो डबल सिंगल बॉन्ड शो करवाते हैं। बाज़ दफा ना ये जो है आपका डबल सिंगल एक्चुअली होता क्या है कि ये जो आपका ये जो है ना यहाँ पे ये जो आपका है इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन ना मूव करता रहता है। मतलब इसमें कॉन्जुगेशन है ना, सिंगल डबल है आपका कॉन्जुगेशन है। तो ये इलेक्ट्रॉन ना आपको पता है कि कभी हम जब स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं ना तो कभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ड्रा कर देते हैं, ऐसे ही है, और कभी अल्टरनेट दूसरी पोजीशन पे ले जाते हैं। मतलब कि इसके अंदर ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये मूव करता रहता है आगे पीछे। मीन ये जो आगे पीछे मूवमेंट है वो क्या चीज है, वो रेजोनेंस है, यानी कि वो फ्रैक्शनल बॉन्ड है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इस तरह स्ट्रक्चर के अंदर ना ये इस तरह वो डॉटेड लाइन ये वाली जो ना ये लगा देते हैं, ये इस तरह कर लेते हैं, ये वाली जो ऐसे ही करते हैं ना बाज़ दफा। ये चीज है आपकी रेजोनेंस। एक्चुअल स्ट्रक्चर तो आपकी ये वाली है, क्लियर हो गया, जिसमें हमने ये चीज ड्रा की हुई है। अब ये जो चीजें हैं ये क्या है, इसकी कैनोनिकल फॉर्म है, ये कैनोनिकल या रेजोनेटिंग फॉर्म है इसकी। जितनी किसी मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग फॉर्म होंगी उतना ज्यादा वो स्टेबल होता है। क्लियर होगी ये बात। और उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगी अगर उसके अंदर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, ये कि सिंगल डबल बात समझ आ गई। अब अगर इसमें हम देखें ना तो ये आपका मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेंजीन के अंदर हो रही है। अब यहाँ पे आपका सिंगल डबल इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्लियर है। और इसको हम अगर दोनों को कंबाइन करके लिखें तो ये है कि इसके अंदर फ्रीली आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब आपकी कॉन्जुगेशन की जो डिफरेंट फॉर्म आ रही है, मतलब कि जो रेजोनेटिंग फॉर्म आपके पास डिफरेंट आ रही हैं, उसमें क्या है कि उसकी फिजिकल जो है स्टेट वो भी चेंज हो रही है। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हो रही, जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज वो चेंज हो रही हैं। कि यहाँ पे अगर आपका डबल बॉन्ड था इस साइड पे इस पे तो ये ब्लैक कलर में था,
अब अगर ये बॉन्ड पोजीशन चेंज हो गई है तो ये वाइट कलर में आपका आ गया, और अगर हम इसके अंदर ये फ्रैक्शनल बॉन्ड शो कर देते हैं तो ये आपका ग्रे कलर है। मतलब कि इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म जो है वो डिफरेंट बन रही है और साथ साथ उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज हो रही हैं। क्लियर होगी ये बात, समझ आ गई? स्क्रीन शो हो रही है मेरी आप लोगों को? समझ आ गई। जी सर हो रही है। यस सर। समझ आ गई ये बात कि रेजोनेंस Yes. क्या है? जी सर। जी सर। सर ये जो ग्रे वाला आपने बताया इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ग्रे वाला बेटा यही मैंने आपको बताया कि ये फ्रैक्शनल बॉन्ड है, कि ये स्ट्रक्चर है ना, एक्चुअल तो ये सारी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रही है ना, कि इसके अंदर मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अगर ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगा तो फिर इसको मैं ऐसे लिखूंगा। अब ये आपका अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये ब्लैक कलर के अंदर है, ये अगर यहाँ पे आ गया तो ये व्हाइट कलर के अंदर है। अगर मैं इसके अंदर फ्रीली मूव करवाऊं इलेक्ट्रॉन को तो फिर मैं ऐसे लिखूंगा, ये डॉटेड लाइन यहाँ पे मैं शो कर दूंगा। इस फॉर्म के अंदर इसका कलर जो है वो ग्रे होगा, मतलब कि जब इसमें फ्रैक्शनल बॉन्ड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्रे कलर में आ जाएगा। इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इन तीनों की क्या है, चेंज हो जाएंगी। Sometimes it is not possible to represent a molecule by a single valence bond structure which can correctly account for the properties of the molecule. ऐसे ही है जैसे अभी हमने बेंजीन का कहा कि उसके अंदर तो 3 अब हमने यहाँ पे शो करवाई हैं। In such cases, valence bond method introduce a concept of resonance according to which if 2 or more alternate valence bond structure are written for a molecule, the actual structure of the molecule is said to be resonance or mesomeric hybrid of all these alternate structures. क्लियर है? यानी कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो सबका मजमुआ होगी, और ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कैनोनिकल या कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस फॉर्म कहते हैं। एग्जांपल उसने ना आगे दी हुई है हाइड्रोजन की, और ये जो डिफरेंट रेजोनेटिंग फॉर्म है इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इनके दरमियान में डबल हेडेड एरो डाल के, जैसे यहाँ पे हमने किया था कि ये डबल हेडेड एरो हमने डाल दिया था। क्लियर? अब अगर आप देखें ये हाइड्रोजन की एग्जांपल दी हुई है कि ये एक H है एक H ये है, ये इनके दरमियान ये बॉन्ड बना हुआ है, तो ये आपका क्या A लिखा हुआ है, ये B है। अब अगर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव और एक इसके ऊपर नेगेटिव डाल दें या ये चार्ज फिर अपोजिट कर दें, ये आयनिक फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। हैं तो ये दोनों इसी का ही ना, इसी का एवरेज है। क्लियर हो गया? तो ये डिफरेंट क्या है, रेजोनेटिंग फॉर्म है। The canonical form have no physical significance. They are merely convenient representation of molecule in term of level structure. ठीक हो गया? ये बस इसके अंदर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब रूल्स हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लिखने का जो तरीका है वो कैसे होगा, कि आप इनको कैसे लिखेंगे। Contributing structures should have the same relative position of atom. कि अगर आपका लाइक दिस आपका ये है ना, तो कार्बन एक यहाँ पे है ना, अगर इसमें इसको लेबल कर देता हूँ, ये A है और ये कार्बन आपका B है, तो ये इसी पोजीशन पे ही रहेंगे A और B। ये नहीं होगा कि ये इधर चला जाए और ये इधर आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर आपका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव चार्ज रखेगा। ये नहीं होगा कि आप इसको उल्ट कर दें, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद एक के ऊपर आपका नेगेटिव है, दूसरे पे पॉजिटिव, तो ये जो है ना वो एडजेसेंट होंगे। ये नहीं है कि यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव डाल दिया और यहाँ पे जाके मैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर होगी ये बात? एटम की पोजीशन फिक्स है, ये चार्जेस आपके फिक्स यहाँ पे एडजेसेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव के ऊपर आप पॉजिटिव डालेंगे। क्लियर होगी बात, समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. कंट्रीब्यूटिंग should have the same number of unpaired electron. अब अगर इसको मैं देखूं ना, तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे वो सारा प्रोसेस अपना रेजोनेंस का शो करवाता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव का जो भी है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सेम होंगे। ये नहीं है कि आप इसके अंदर से वो एक और
निकाल दें कोई इलेक्ट्रॉन, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अगर ऐसा होगा तो स्ट्रक्चर ही आपकी गलत है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होंगे। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड नॉट डिफर मच इन एनर्जी। अब आपको पता है कि आप लोग ये एफएससी के अंदर भी आप लोगों ने वो बेंजीन के स्ट्रक्चर पढ़ी हुई थी। जब आप ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये आप करते थे कि ये है और इस तरह एक लाइन ड्रा करके ये वाला ग्राफ, और एक बेंजीन के स्ट्रक्चर यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे कर देते थे, एक यहाँ पे कर देते थे। ठीक हो गया? ऐसे ही करते थे कि नहीं करते थे उसकी एनर्जी के लिए? करते थे सर। इनके अंदर एनर्जी का जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं होगा। ठीक हो गया? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड बी सो रिटन दैट द नेगेटिव चार्ज रिजाइड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं जो आपके पी ब्लॉक के आ जाते हैं, और उसमें भी आपका बहुत ज्यादा जो है वो फ्लोरीन होता है, और पॉजिटिव आपके जो है वो एस ब्लॉक के आ जाते हैं। Contributing structure should be so written that opposite charges reside on adjacent atom. Positive, negative बिल्कुल साथ साथ वाले एटम है। Contributing structure with the greater number of covalent bond contribute more toward the real structure. जिसके अंदर covalent bond ज्यादा होंगे वो real की तरफ ज्यादा होगी। The more is the number of contributing structure, ये हमने पहले कहा कि जितनी ज्यादा contributing structure होगी उतना ज्यादा वो stable होगा। अब ये एग्जांपल्स आपके पास आई है, ये एविडेंस है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। ये हमने एग्जांपल देख ली है। अब अगर हम इसको देखें ना कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल को, तो ये हमें पता है कि इसके कार्बन के दरमियान ये डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन है। लेकिन हमने एक पहले भी कहा था कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर ये दो लोन पेयर हैं, ये एक लोन पेयर जो है ना ये डोनेट भी कर देता है कार्बन को, लाइक दिस। ठीक हो गया? अब अगर आप इसको चेक करें, इसका आप एक्सरे करें, तो एक्सरे से पता चलेगा कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.22 एंगस्ट्रॉम है। डबल बॉन्ड है ना, हमने कहा कि अगर सिंगल है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, डबल है तो और कम हो जाएगा, ट्रिपल है तो और कम हो जाता है, क्योंकि ओवरलैपिंग ज्यादा होती जाती है। यहाँ पे 1.22 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका कितना आ जाएगा 1.10, और अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर हम इसकी देखें तो वो 1.15 है। मतलब कि जो एक्चुअल ये आपका जो आ रहा है वो इन दोनों के दरमियान में है, इंटरमीडिएट है इन दोनों के दरमियान। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों फिर एग्जिस्ट कर रही होंगी। क्लियर हो गई बात, समझ आ गई? ये एक एविडेंस है। नेक्स्ट आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के एग्जांपल है। कार्बन के दोनों साइडों पे ऑक्सीजन है, एक पे आप पॉजिटिव कर दें, एक पे नेगेटिव, तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड एक साइड पे कर दें, सिंगल एक पे। अब दूसरी पे क्या करें, स्ट्रक्चर पे आप इसका बिल्कुल ये इस बार दूसरी का रिवर्स कर दें, तीसरी के अंदर, या नेगेटिव इधर कर दें, पॉजिटिव इधर कर दें। अब अगर आप देखें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की 1.15 एंगस्ट्रॉम है, ये हमने पीछे भी देखी है। ये इंटरमीडिएट है क्योंकि हमने कहा कि ये इस तरह है, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जो वैल्यू जो है 1.15 इंटरमीडिएट है किसके, ये इस ट्रिपल बॉन्ड के और इस बिटवीन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ दिस, ये जो आपके पास है डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड की। क्लियर हो गया बात, समझ आ गई? तो ये भी आपका एविडेंस है कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये आपकी एग्जिस्ट कर रही है। देन आपका आ जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल, ये उसी तरह ही होगा कि ये एक दफा ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर आ गई आपकी यहाँ पे। इसमें आपका जो है ना ये यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के अंदर ये आपके पास आ जाएगा कि ये जो है ना यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये जंप करके इधर चला गया, इधर गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात समझ आ गई कि ये न्यूट्रल है और इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? इनका अगर आप बॉन्ड लेंथ देखें तो ये आपके पास आ जाएगा और जो इंटरमीडिएट है वो ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर हो गया बात, समझ आ गई? तो ये भी आपका एक एविडेंस है कि आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। अब रेजोनेंस एनर्जी की बात आ जाती है। रेजोनेंस एनर्जी एक्चुअल जो है वो डिफरेंस है बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपकी जो एनर्जी की है माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया बात, समझ आ गई?
कि इसका जो डिफरेंस है एक्सपेरिमेंटल का कैलकुलेटेड से, वो आपकी क्या कहलाती है? रेजोनेंस एनर्जी। बात समझ आई क्लास? यस सर। यस सर। यस सर। देखते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस, ठीक हो गया, बिटवीन द एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड दैट ऑफ द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग। कि एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी आपकी मॉलिक्यूल की जो क्या है, उसमें से जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उसकी एनर्जी आप निकाल देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर? In a molecule which exhibit resonance, it has been found that in every case, the experimental heat of formation of the molecule is greater than the calculated heat of formation. अभी हमने वो फार्मूला भी देखा कि एक्सपेरिमेंटल ज्यादा, उसमें से आपने कैलकुलेटेड जो है वो निकालनी है। The resonating structure being used as a basis for calculating the heat of formation must be most stable of all the resonating structure. जिसका हमने वो निकालनी है, वो मोस्ट स्टेबल हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेंगे और उसकी एनर्जी उसमें से कैलकुलेटेड करके माइनस निकालेंगे। द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज यूजुअली नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। Resonance energy represents the extent to which the actual structure is more stable than the most stable resonating structure. Due to resonance phenomena, stability of the molecule increases and bond length decreases. वो डबल हो रहा है, डबल से ट्रिपल हो रहा है तो वो बॉन्ड लेंथ ज़रा फिर कम हो रही है। The extra stability is attributed to resonance energy. Sometimes it is also known as a exchange energy भी इसे हम कहते हैं resonance energy को। अब ये एग्जांपल आपके पास दी हुई है, इसमें हमने रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करनी है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है, इसके एक साइड पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और दूसरी साइड पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। लाइक दिस कि ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये आपके पास कार्बन, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ये भी ऑक्सीजन है। अब आपके पास आपको पता है कि एक चीज ये है, एक कंपोनेंट इसका, दूसरा कंपोनेंट आपके पास ये आ जाएगा, इसकी एनर्जी फिर इसकी एनर्जी, ठीक है। इसलिए फिर हम क्या कहते हैं कि जो इसकी एनर्जी की वैल्यू होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके तो लिख लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये आपकी एनर्जी एक साइड की जो है वो कितनी है आपके पास? 732.3, यानी कि इसको 732.3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास, यानी कि 732.3 आपके इस कंपोनेंट की एनर्जी है और 733.2 आपके इस कंपोनेंट की एनर्जी है। इसलिए फिर हम इसको 2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो आपकी इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये दी हुई है, कैलकुलेटेड एक की जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 732.3 है, 2 की जो इसके साथ मल्टीप्लाई करें और यहाँ से आप डिफरेंस ले लें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कि इसकी हीट रेजोनेंस एनर्जी जो है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की ये होगी 138.2 किलो जूल पर मोल। जी क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब बताएं Yes, और कोई sir. बात यहाँ तक आपने पूछनी है तो बताएं। जी जी एमएससी वाले, बीएस मॉर्निंग वाले या बीएस केमिस्ट्री इवनिंग वाले कोई क्वेश्चन? ये ज़ूलॉजी वाले बोल रहे हैं। सर ये जो कहते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये कैसे पॉसिबल? ये उसके अंदर बेटा कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी ना, जब कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने की जगह ज्यादा मिलेगी, इसलिए वो स्टेबल है। यस सर, थैंक यू। और जी बेटा और किसी का कोई क्वेश्चन? बीएस केमिस्ट्री मॉर्निंग इवनिंग किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, या ज़ूलॉजी के अंदर? नो सर। नो सर। समझ आ गई ज़ूलॉजी वालों को? केमिस्ट्री वालों ने तो ये पढ़ा हुआ था पहले। यस सर। क्लियर? यस सर।
चलें अब आगे हम स्टार्ट करते हैं शेप ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। वैसे ये आप लोगों का तो यहाँ तक ही है ना, ठीक है। ये ज़ूलॉजी वालों यहाँ तक हो जाएगा ना कि नहीं? हो जाएगा सर। चलें अब ये है कि आप लोग ना 10-15 मिनट रेस्ट कर लें, उसके बाद फिर दोबारा क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हो गया? ओके सर। ओके सर। यस सर। हाँ मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ आपको, 15 मिनट तक दोबारा लिंक भेजता हूँ। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। यस सर।